नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम आपको बताएंगे इस किसान आंदोलन की महाभारत में जय जवान जय किसान का नारा क्यों लगाया जाता है, यानी जय जवान जय किसान क्यों बोला जाता है। इसके बारे में हम आपको स्पष्ट तौर से आपको अच्छे से समझाएंगे कि यही नारा क्यों सभी जगह लगाया जाता है। देखिए, इसके मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊंगा। उन पॉइंटों के आधार पर आप समझेंगे कि देश में, पूरे देश में जय जवान जय किसान क्यों बोला जाता है। नंबर 1 पॉइंट, सरकारी नौकरी करने वाले लोग या जो समुदाय है, आर्मी को छोड़ करके जो आर्मी के लोग हैं वो देश के लिए काम करते हैं, देश की रक्षा कर रहे हैं, उनको हम देशभक्त कहेंगे। लेकिन उसके अलावा जितने भी सरकारी नौकरी करते हैं, जितने भी महकमे हैं, सब इस देश का खा रहे हैं, देश का ले रहे हैं। जितना उनको मिल रहा है उतना वो देश को दे नहीं रहे हैं, या इतना काम वो करते नहीं हैं जितनी एवज में उनको सैलरी मिल रही है, अर्थात वो देश का खा रहे हैं। जैसे दीमक होती है, दीमक जिस चीज़ में लग जाए धीरे धीरे खा खा के, खाते खाते उसको खोखला कर देती है। इसी तरह से सरकारी नौकरी वाले हर महकमे को बर्बाद कर रहे हैं, इसलिए उनको हम देशभक्त नहीं कह सकते। अब आती है प्राइवेट नौकरियों में काम करने वाले लोगों की। प्राइवेट लोगों, कंपनियों में जो लोग काम करते हैं, मेहनत करते हैं, उससे कंपनी प्रॉफिट में आती है, और जो कंपनी का प्रॉफिट आता है उस प्रॉफिट में से उसको कुछ अंशदान सैलरी के रूप में मिलता है, कुछ अंशदान मालिक रखता है, और उसमें से कुछ अंशदान वो इस देश के लिए देते हैं। इसलिए प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले आदमी, एम्प्लॉय, कर्मचारी सब देशभक्त की श्रेणी में आते हैं। नंबर 2 पॉइंट, स्वदेशी का मतलब रामदेव नहीं है। ध्यान देना पॉइंटों पे। स्वदेशी का मतलब रामदेव नहीं है, और देशभक्त होने के लिए बीजेपी में शामिल होना जरूरी नहीं है। आज किसानों से ज़्यादा महत्व योगा को दिया जा रहा है। योगा से गरीब का पेट नहीं भरता, पेट भरने के लिए रोटी चाहिए। योगा तो उन लोगों के चोचले हैं जिनको रोटी पचती नहीं है, जिनको खाना नहीं पचता, उनके लिए योगा जरूरी है। तो इस समुदाय के लोग देशभक्त नहीं हो सकते। क्यों? कि गरीबों की सेवा नहीं हो रही यहाँ पर। नंबर 3 पॉइंट, क्या देश हिंदू मुस्लिम करने से आगे बढ़ सकता है? नहीं। देश आगे बढ़ेगा हिंदू मुस्लिम के एक होने से। तो सरकार जो ये सोच रखती है, हिंदू मुस्लिम की सोच रखने वाली सरकार देशभक्त नहीं हो सकती, वो भी गद्दार की श्रेणी में आएगी। देखिए, 2019 में स्विस बैंक में भारतीय लोगों का जो पैसा जमा हुआ था उसका आंकड़ा था 7,000 करोड़। भारतीय लोगों का 2019 में स्विस बैंक में काला धन था 7,000 करोड़। उसके एक साल बाद 2020 में उस काले धन का आंकड़ा हो जाता है 20,000 करोड़। 7,000 से बढ़कर 20,000 करोड़। और कब होता है? उस आपातकाल में, उस आपदा काल में, उस बीमारी, कोरोना की बीमारी में, जबकि पूरा देश जूझ रहा है, लोगों की नौकरियां जा रही हैं, लोग जमा पूंजी को निकाल के खर्चा चला रहे हैं। उस कंडीशन में यदि स्विस बैंक में काला धन बढ़ता है तो सरकार देशभक्त नहीं कही जा सकती, वो गद्दार की श्रेणी में आएगी। नंबर 4 पॉइंट, आज बांग्लादेश कपड़े के उत्पादन में चीन को टक्कर दे रहा है, और हम
ताजमहल को मंदिर साबित करने में ही लगे हुए हैं। नाम बदलना, इतिहास के साथ खिलवाड़ करना, इस तरह की सोच रखने वाले लोग क्या देशभक्त कहे जा सकते हैं? नहीं, ये भी सब गद्दार की श्रेणी में ही आएंगे। और एक इसमें है, हिंदू मुस्लिम को एक करने का काम किया किसान आंदोलन ने। एक देश में ऐसा आंदोलन हुआ जहां हिंदू मुस्लिम के बीच खाई पटी हुई थी और किसान आंदोलन ने उस खाई को कुछ कम किया है। नंबर 5, बोला जा रहा है कि आज भारत सरकार 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रही है। 130 करोड़ लोगों में से 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया जा रहा है। सोचो, 80 करोड़ लोगों को इस हालत तक पहुंचा दिया कि वो फ्री राशन पे निर्भर हो गए, तो ये गर्व की बात है या शर्म की बात है? इसी में ही मैं एक बात और जोड़ूंगा, ये जो फ्री में सरकार राशन दे रही है, ये किसानों से सस्ते में खरीद रही है। किसानों को लागत मूल्य नहीं मिल रहा, उससे सस्ते में खरीद के फिर बांट रही है। तो इनडायरेक्ट रूप में ये सरकार नहीं, किसान ही देश को फ्री राशन दे रहा है। नंबर 6, देश में 100 से भी ज़्यादा बड़े बड़े हिंदू संगठन हैं। आप सब जानते हैं, उनका नाम बताना जरूरी नहीं। सैकड़ों हिंदू संगठन हैं। क्या एक भी हिंदू संगठन किसानों के समर्थन में आया? किसी ने भी आवाज उठाई? मेरा कहने का मतलब ये है, कोई भी कौम इतनी भोली भी मत बनो कि कोई भी आपका इस्तेमाल कर ले। नंबर 7, एक संगठन ऐसा भी है देश में जिसको देश से कोई लेना देना नहीं। नहीं वो अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, नहीं उसने पाकिस्तान के साथ लड़ाई लड़ी। काफ़ी लोग तो पाकिस्तान से आए हुए ही हैं उस संगठन में। हाँ, वो हमेशा देशवासियों से जरूर लड़ाई लड़ता रहता है। तो क्या ऐसे संगठन के लोगों को देशभक्त कहा जाएगा? गद्दार की श्रेणी में आते हैं साहब। नंबर 8, हमारे देश में लोगों का खून केवल धर्म के नाम पर खोलता है। कभी भी गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, अशिक्षा, शोषण पर नहीं। क्या इस प्रकार की सोच रखने वाले जो समूह संगठन के लोग हैं, उनको देशभक्त कहा जाएगा? देश की बर्बादी में उन सभी लोगों का हाथ है। वो सभी लोग इसके जिम्मेवार हैं जिनको लगता है कि शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार और किसान से ज़्यादा धर्म महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इन सब पॉइंटों को देखते हुए निष्कर्ष यह निकलता है कि देश का सबसे बड़ा और असली देशभक्त किसान है। देश की रक्षा कर रहा है जवान और देश को पाल रहा है किसान। रक्षा करने वाला रक्षक और पालन करने वाला पालक, ये दोनों असली देशभक्त हैं। इसीलिए मैं ये कहूँगा, जो किसान विरोधी है वो देश का विरोधी है, वो कभी देशभक्त नहीं हो सकता। कॉमन सेंस की बात है। A इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी, ए इक्वल टू सी होता है। जो किसान विरोधी है वो देश का विरोधी है। जब किसान धर्म के लिए लड़ता है तो संस्कारी कहलाता है। जब देश के लिए लड़ता है तो बहादुर कहलाता है। लेकिन जब वो अपने हक के लिए लड़ता है तो आतंकवादी, खालिस्तानी कहलाता है। कितने शर्म की बात है। तो इसीलिए आज आपको समझ आया होगा कि देश में जय जवान जय किसान का नारा क्यों लगाया जाता है। हम सबको प्राउड होना चाहिए अपने किसानों के लिए। हम सबकी आत्माओं को एक सांत्वना देनी चाहिए किसानों की, जिससे कि उनको शांति मिले, देश को शांति मिलेगी।
जब पालन करता ही दुख में रहेगा तो पूरा देश दुख में रहेगा। मैं सलूट करता हूँ हमारे किसान भाइयों को। इसीलिए कहा है जय जवान जय किसान। आज के एपिसोड में इतना ही। जय हिंद दोस्तों।